अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैफ 1 लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। फ़ौरन ज़रा सोफिस्टिकेटेड हो जाना चाहिए ना, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। अच्छा जी, कल की क्लास में ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, बल्कि मैंने सॉल्व भी कर दिया था, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं ये सवाल दोबारा करवाने लग जाऊँगा, मैं इस जैसे कोई एक दो सवाल आपके साथ और शेयर कर लूँगा, लेकिन पहले जाहिर सी बात है आपको करना पड़ेंगे क्योंकि आप इंट्रो पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो पहले आप वो सवाल करेंगे, फिर मैं आपको वो सवाल सॉल्व करके जल्दी से दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो वैसे ये सवाल कल समझ आ गया था किसी न किसी हद तक? अच्छा, उस सवाल का चूंकि सॉल्यूशन मैंने कर दिया था क्लास में, इसलिए अब उसको ऐसे डिस्कस करने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, उसी सवाल की तरह के सवाल और करने से वो प्रैक्टिस हो जाएगी और वो सारा कुछ दोबारा सहबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 17। एसेट अकाउंट का बैलेंस है ओपनिंग 50,000, अक्यूमुलेशन का बैलेंस है ओपनिंग 20,000। एडिशंस ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17। एक एडिशन आ रहा है, सवाल एंड तक नजर आ रहा है सबको? फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 15। पुरानी बात है, ये कॉस्ट आ गई पुराने एसेट की, जो खरीदने की डेट थी वो भी आ गई। इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 सितंबर 17, ठीक है, ये डेट ऑफ सेल आ गई। फॉर 3,000 ओनली सेल प्रोसीड्स आ गई, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। स्ट्रेट लाइन मेथड रिक्वायर्ड है। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। जर्नल एंट्री भी कर लेंगे, ये तो मैंने कल करवाई नहीं थी। आपने क्या करना है, एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। और आपके पास काफ़ी है 3 मिनट, चलो 5 मिनट, चलो 4 मिनट ले लो यार, ना 3 ना 5, ठीक है। ना आपके 5 ना मेरे 3, 4 मिनट है आपके पास। शुरू हो जाए, शाबाश। भैया क्वेश्चन स्क्रीन में सही नज़र आना चाहिए, वो बच्चे घर बैठे हुए सवाल कर रहे होंगे इससे देख के। कल की क्लास किस किस बच्चे ने नहीं ली हुई? माशाल्लाह, खैर तुम तो आज नीचे कर लो दोनों। तुमने ली तो थी क्लास, तुम उस कैंपस में थे ना, इधर क्या करने आए? मुझे घुमाई रखा करो, मुझे समझ ही ना आया मैं कौन सी क्लास में था कल, कौन सी क्लास में, बच्चे की पहचान ही नहीं हो रही। चलिए जल्दी करें, मेरे तो आराम के दिन है, आप लोगों के काम के दिन है। जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, गलत हो जाएगा सवाल करते हुए तो क्या होगा, आधा सफ़ा ज़ाया हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, 6 महीने तो बच जाएंगे ना, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल करें, शेती शेती। नहीं नजर आ रहा तुम्हें सवाल? लाज करा लो आंखों का। इधर मैं भी साइड बैठूं, मुझे तो नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 2 मिनट तो हो भी गए। आप तो उधर रखना, कैमरा उधर रखना।
आप जो भी आए हो, आपने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है भाई काउंटिंग? उन्होंने बात मजाक में उड़ा दी थी। नासिर नाम है आपका? अच्छा, आपका क्या नाम है? माशाल्लाह, कैसा प्यारा नाम है। भगोड़े किधर हैं? वो भगोड़े हमारे साथ वाले तीन खड़े नहीं हुए पीछे आज। बस कहे तुम्हें स्मार्ट सा हूँ, नजर तो आ रहा होगा साथ। भाई कैमरा इस क्वेश्चन पे रहना चाहिए, ठीक है? ले जी, अब तो 5 मिनट से भी ऊपर हो गया काम। कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने कर लिया हो क्वेश्चन, कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने सवाल लिखने की जहमत ही नहीं की अभी तक, वो भी हाथ खड़ा करें। मैं बताता हूँ, यहीं से देख के बता देता हूँ अगर आप नहीं बताएंगे तो। आपने कर लिया क्वेश्चन? ये भाई, इस भाई ने कर लिया क्वेश्चन। ग्लासेस आपसे पीछे वाले दिखाओ जरा ऐसे। मुकम्मल हो गया सवाल? हाँ, चलिए जी, बस कर दें अब। कितना टाइम दूँ तो सवाल होगा यार? बोले 1 मिनट और दूँ तो खत्म हो जाएगा सबका। चलें, दिया 1 मिनट और। अच्छा है ना, जरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। नहीं करना क्वेश्चन? हो गया सॉल्व बेटा अब? क्यों? नोटबुक नहीं है, ये कहा आपने? बैजो पान खलोते पिंडो है। ये सवाल ना अभी जब मैं क्वेश्चन कर लूंगा ना, दोबारा पूछना ऊंची आवाज में, ताकि सबका फायदा हो जाए। ग्रीडी ना हो जाया करो, चुप करके सवाल कर रहे हो आहिस्ता से। मुझे लगता है मैं 10 मिनट भी और इनको सवाल नहीं होना। इनको एक पेज दे दें जी, एक वॉल पॉइंट दे दें आसपास वाले। पिकनिक थोड़ा ही है, क्लास है। रजिस्टर लिए बगैर आ गए आप। ओके, बस कर दें अब अगले सवाल पे तब जो है ना वो कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, तब आजमाई क्या कहते हैं, वो कर लीजिएगा, जोर आजमाई। पता लग जाएगा कि कितनी स्पीड है आपकी, ठीक है ना? अब जरा आ जाए सबके सब जी। ये क्वेश्चन है, अब भाई जरा सोल्यूशन में करने लगो। ओके, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग, मेरे साथ साथ चलेंगे आप। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 17। एसिड का 50,000 है, एकोमोडेशन का 20,000 है। तो यकम जनवरी 17 पे एसिड अकाउंट का ब्रॉड डाउन 50,000,
और एक्यूमुलेशन का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे 20,000। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, सवाल करते हो घबराना नहीं है। हाय अल्लाह ये कैसे कर लें हम, सवाल ओपनिंग नहीं लिखना आता हमें, कोई नहीं आता तो पूछ लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। एसिड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे और एक्यूमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आना, कोई मसला है इसमें? ओके अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17। ये कम सितंबर 17 पे एक एडिशन हुआ है, तो एडिशन की जर्नल एंट्री बोलें। हाँ, पास होने वाले एंट्री बोलेंगे, बाकी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी शोर ना मचाएं, इतनी आवाज़ में एंट्री ज़रूर बोलें कि आपके अपने कान तक आवाज़ जाए, ठीक है। हाँ, पास होने वाले बोलते हैं एंट्रीज, और एंट्रीज बोलने वाले पास होते हैं, ठीक है, समझ आइए कोरिलेशन। अच्छा पता नहीं यार, मैथ तो मुझे आती नहीं। अच्छा जी एसिड कैश, एसिड डेबिट कितने से भाई? 30,000 से, और क्रेडिट कैश, दिमाग में क्रेडिट हुआ कैश, यहाँ पे वजह लिख लो, ठीक है। कैश का अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मली हम बनाया भी नहीं करते रेलेवेंट अकाउंट्स के अंदर भी, ठीक है ना, क्योंकि कैश में और भी बेतहाशा ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो कैश अकाउंट नॉर्मली हम नहीं बनाते। ओपनिंग देगा वो, फिर बाकी सारी ट्रांजैक्शन देगा, फिर क्लोजिंग हम तब निकाल सकेंगे, ठीक है ना। डेबिट्स क्रेडिट तो बहुत कुछ होता है, इसलिए नॉर्मली जब सिर्फ सवाल में ये लिख देना रेलेवेंट अकाउंट्स बना दो, तो कैश का अकाउंट नॉर्मली हम नहीं बनाते। एक्सट्रैक्ट्स मांग ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, उसमें भी हम कैश को नॉर्मली प्रेजेंट नहीं किया करते, क्योंकि कैश में और भी बेतहाशा ट्रांजैक्शंस हुआ करती हैं, ठीक है ना। बहरहाल एसिड डेबिट कैश क्रेडिट यकम सितंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर एन एसिड कॉस्टिंग 25,000, एसिड की कॉस्ट आ गई, विच वॉज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 15, डेट ऑफ परचेज आ गई, परचेज भाई, ठीक है। इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 सितंबर 17, डेट ऑफ सेल आ गई, फॉर ₹3,000, ठीक है। तो ये है क्या चीज़? कॉस्ट। ये है क्या चीज़? सेल प्रोसीड। जब टेबल बना हुआ था इस तरह से पहले सवाल के अंदर, तो स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, सही है। तो ये चार चीज़ें ही हमें चाहिए होती हैं डिस्पोजल के बारे में, कब खरीदा, कितने का खरीदा, कब बेचा, कितने का बेचा, ठीक है। ये चार चीज़ें पता हो, हम डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिस्पोजल के 4 स्टेप्स इंट्रो के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कोई बोल के करवा देता है, कोई नॉर्मली, काम तो यही सारे होते हैं, ठीक है। तो कोई स्टेप्स बोल देते हैं उस्ताद, कोई नहीं बोलते, लेकिन होते स्टेप्स यही हैं डिस्पोजल के, ठीक है। तो मैंने कल वो स्टेप्स बोले थे, अगर कोई आज लिखना चाहे तो उसकी मर्जी है, जिनको याद है इंट्रो से वो बेशक ना लिखें, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर डिस्पोजल जो है, अगर कोई लिखना चाहे तो ऑप्शन है, जब मैं बोलूँ तो साथ साथ लिख सकते हैं, और जिनको जहन के अंदर हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ऐसे ही खामखा एफर्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो डिस्पोजल के 4 स्टेप्स कल परफॉर्म किए थे हमने। स्टेप 1 क्या था? हम एसिड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एसिड की कॉस्ट। क्यों नहीं, क्रेडिट क्यों करेंगे? हाँ, एसिड जब आता है, बढ़ता है बिजनेस में तो डेबिट करते हैं, और जब डिस्पोज हो रहा है तो बिजनेस से जा रहा है, तो एसिड जब बिजनेस से जा रहा है तो एसिड कम हो रहा है, एसिड कम होने पे क्या करना है? क्रेडिट। इंट्रो तो नहीं पढ़ा रहा मैं, बहरहाल थोड़ी रिवीजन ज़रा, 2-3 दिन तो लग जाते हैं ना आपको जगह पे आते आते, ठीक है। तो भाई एसिड बिक रहा है, तो हमने एसिड खरीदने पर एसिड अकाउंट को डेबिट किया था, तो बेचने पे एसिड अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और करना किससे है, किस अमाउंट से क्रेडिट? क्यों कॉस्ट से करना है? क्योंकि इसमें पड़ी कॉस्ट है, यूं कर लेते हैं ना, एसिड अकाउंट को क्रेडिट करना है, बात समझ में आती है? किससे करना है? कॉस्ट से। कॉस्ट से क्यों करना है? क्योंकि यहां पे पड़ी कॉस्ट है। अब ये कैसे पता चला कि यहां पे कॉस्ट ही पड़ी है? क्योंकि एक्यूमुलेशन का अकाउंट अलग नजर आ रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट के अलग आने का मतलब ही ये होता है एसिड अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ना 2 तरह की एंट्रीज इंट्रो में हम पढ़ते हैं, जो यहाँ पे दोनों रिवाइज करेंगे। एक एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और एक एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। दोनों ही अलाउड हैं, ठीक है, लेकिन ये बेटर प्रेजेंटेशन होती है,
ठीक है। अब ये है क्या, एक्यूमुलेशन अकाउंट जो है ये कॉन्ट्रा एसेट है, यानी एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में लिखने की बजाय हम इस अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये एसेट की कमी ही पड़ी है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हमने एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट के अकाउंट में लिखा ही नहीं है, तो उसमें तो जो कॉस्ट आई थी पहली बार हमेशा वही कॉस्ट ही पड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग पड़ा नजर आए, मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री ये हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट तो क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो जब एसेट क्रेडिट हुआ ही नहीं तो जो डेबिट में कॉस्ट आई थी वही कॉस्ट उसकी अभी भी हमारे पास मौजूद, ठीक है ना। तो निशानी क्या है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, इसकी निशानी क्या है, एक्यूमुलेशन का अलग नजर आना, ठीक है। तो जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, एसेट अकाउंट में एसेट्स की कॉस्ट पड़ी है, तो फिर जब यहां से उसको निकालना पड़े डिस्पोजल वाले एसेट को, तो फिर उसकी कॉस्ट ही निकालेंगे ना, जो चीज यहां पड़ी होगी वही निकालेंगे ना, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या हमने कल किया था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो कितनी कॉस्ट है जी, 25,000 से हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये है हमारा स्टेप, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट तो मैंने कहा था डिस्पोजल के अंदर, उधर ही जब तक मैं कहूँ ना ऐसे नहीं खाम खाली घुमाना, नहीं तो मार्केट उठाने गया था, बच्चे ऐसे ही घूम जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एसेट की कॉस्ट से, ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। डिस्पोजल का स्टेप परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब डिस्पोजल जब एसेट का होता है तो उस पर गेन या लॉस आता है, वो गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये एक अकाउंट है। डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं होती, ठीक है। ये जस्ट आता है, गेन लॉस कैलकुलेट करके देता है और, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी कोई नेचर नहीं है, हम इसमें अपने स्टेप्स का सेकंड इंपैक्ट डाल देते हैं बस, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, डिस्पोजल का स्टेप 1, डिस्पोजल अकाउंट से कभी भी नहीं सोचना। डिस्पोजल का स्टेप 1 क्या है, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अगर अब इसको क्रेडिट किया है तो दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डाल दो, उसको डेबिट कर 25,000, ठीक है जी। इस 25,000 के क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है, इसलिए हम यहां पर डिस्पोजल लिख लिया करते हैं। कल लिखा था ऐसे, किस दिन हुआ है, 30/9/17, ठीक है जी। और डिस्पोजल का जो डेबिट है इसके अगेंस्ट एसेट का अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा है 30/9/17, ठीक है। तो मैंने देखो स्टेप 1 सिर्फ इसके साथ लिखा है, ये तो सेकंड इंपैक्ट है, ओके। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। ये स्टेप परफॉर्म हो गया। अब गेन लॉस निकालने के लिए इस क्रेडिट का दूसरा इंपैक्ट आर्जी तौर पे ज़रा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से गेन लॉस निकल के इसको फाड़ के फेंक देंगे, डिस्पोजल का अकाउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ओके डन, ओके। स्टेप 2 क्या था, देखो हमने एसेट को निकाला, ठीक है। एसेट 15 में गालिबन खरीदा था, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट 15 के अंदर आई होगी डेबिट साइड पे, जैसे इसकी कॉस्ट इस साल 17 में आ रही है, वो 15 वाले साल में डेबिट होकर उसकी क्लोजिंग में आई होगी, फिर 16 में ओपनिंग बनी होगी, फिर 16 में क्लोजिंग बनी होगी, फिर ये 17 में ओपनिंग बनी पड़ी है। तो ये 50,000 के अंदर ये 25,000 शामिल था, हमने इसको क्या किया, लेकिन इसी एसेट की डेप्रीसिएशन भी तो 15 से होती चली आ रही होगी, 15 के साल में भी डेप्रिसिएशन हुई होगी, 16 में भी हुई होगी, तो अब 17 आ गया, ठीक है। तो फिर वो डेप्रीसिएशन उस एसेट की, जिस एसेट को हमने निकाल के फेंक दिया, उसकी जितनी डेप्रीसिएशन हमने अपने बिजनेस के अंदर चार्ज करनी है ना, वो सारी की सारी डेप्रीसिएशन भी हमने निकाल के बाहर फेंकनी होगी, ठीक है। तो स्टेप 2 फिर क्या है, एक्यूमुलेशन के अकाउंट में से डिस्पोजल वाले एसेट की एक्यूमुलेशन निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो, ठीक है ना। अब एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, तो उसको उसमें से कुछ निकालने के लिए क्या किया, क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या है, तो इसमें से कुछ निकालना हो तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो स्टेप 2 हमारा फिर यही था। स्टेप 2 क्या था जी, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale. We will debit the accumulated depreciation account
विद, जो लिखना चाहें उनके लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale. ये इतना लंबा लिखते हो ना, DOP टिल DOS लिख लेते तो काम हो जाना था। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल लिख लेते हैं, पता नहीं क्या करते रहते जी। टिल डेट ऑफ सेल फिर पूरा लिख रहा है भाई। ओके, इधर देखो, वी विल डेबिट द accumulation account with accumulation of disposal from date of purchase till date of, तो इसकी सारी जिंदगी की accumulation हमें चाहिए, तो वो निकालने के लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो वर्किंग हमने कल यहाँ पे की थी। देखें, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो शॉर्टकट से accumulation निकल सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत हमने कल देखी थी। वो खसूसियत क्या थी? हर साल डेप्रीसिएशन ने सेम आना। तो अब अगर 10 साल एसेट यूज़ हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी 1 साल की डेप्शन निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सारी ज़िंदगी की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिस्पोजल की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? बल्कि इधर देखें, पहले हम क्या करेंगे? हम डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लाइफ ऑफ एसेट। ये टोटल लाइफ ऑफ एसेट तो आप भूल ना जाएं और टोटल लाइफ असल वाली ना लिख दें, टोटल लाइफ पास्ट, यानी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ कितना अर्सा ये एसेट हमारे साथ रहा, ये टोटल लाइफ जो हमारे पास उसकी गुजरी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। एसेट हमारे पास 25 साल इस्तेमाल हुआ मिसाल के तौर पर, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1 साल की डेप्शन निकालो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 साल एसेट इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 साल की डेप्शन निकालो, 125 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सिंपल, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये सहूलत है। ओके, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे रेट लगता है, बोलो रेट कितना है? रेट कितना है? 20%। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। और हर साल स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट पे ही रेट ने लगना होता है, ठीक है। तो फिर 25,000 इंटू 20% करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 साल की डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लाइफ पास्ट से। अब ये टोटल लाइफ निकालनी है, ज़बानी भी निकल सकती है, लिखना चाहें तो लिख लें। डेट ऑफ परचेज क्या है इस एसेट की? 1 जुलाई 15, और डेट ऑफ सेल क्या है? 30 सितंबर 17। लिख लो 1 जुलाई 15 और 30 सितंबर 17। अब कल मैंने ज़बानी ये काम कर लिया था, ज़बानी भी हो सकता है, अगर आप लिख के करना चाहें यहाँ पे मंथ्स तो लिख के भी कर सकते हैं। चलें आज का दिन है, ज़रा लिख लेते हैं, पहली बार ये सामने आई चीज़। तो तरीका क्या होगा? एरर फ्री तरीका बता रहा हूँ। तरीके तो सैकड़ों हो सकते हैं ये ईयर्स काउंट करने के, आप जैसे मर्जी कर लें, लेकिन एक एरर फ्री छोटा सा तरीका जो मैं नॉर्मली किया करता हूँ बच्चों के साथ डिस्कस, वही कर लेता हूँ, ठीक है। सादा सी बात है, आपने डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिख ली। अब सबसे पहले आपने इस सवाल के अंदर ईयर एंड को देखना है, ठीक है। हमारे सवाल का ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। 17, 16, 15 अभी नहीं देखना, ठीक है। ईयर एंड क्या है हमारे सवाल का? हर साल हमारा ये कब एंड करते हैं बिजनेस में? 31 दिसंबर पे। अब 31 दिसंबर जहन के अंदर लेके आप डेट ऑफ परचेज के पास आए, ठीक है। अगर एक एसेट, इधर देखो, ईयर एंड 31 दिसंबर है, समझ आ रही है? अब सारे इधर देखो, 1 जुलाई 15 पे अगर ये एसेट हमारे पास आया है तो इसका पहला ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 15। तो 31 दिसंबर 15 तक ये कितने महीने चला? तो 6/12 कर दो। फिर 31 दिसंबर 16 तक कितना अरसा चला? पूरा साल। फिर 31 दिसंबर 17 तक कितना चला? पूरा 17 वाला साल नहीं चला, तो 9/12। ये इसकी टोटल लाइफ आ गई 2.2 साल, ठीक है ना। 2 साल और 3 महीने,
तो 2.25 साल ही बने ना, तो उसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। ये बात समझ आई है? तो बड़ा आसान सा काम है, तो 1-2 बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे गलती नहीं होती। ठीक है, डेट ऑफ परचेज लिखी, डेट ऑफ सेल लिखी। अब ईयर एंड सबसे पहले सवाल में देख लिया। ईयर एंड हमारा क्या है सवाल में? 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर जहन में रखकर, समझ आ रही है ये, 31 दिसंबर को जहन में रख के डेट ऑफ परचेज के पास आए और फिर इससे पूछा अगर 1 जुलाई 15 को एसेट तुम आए हो तो तुम्हारा पहला ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 15 पे। तो 15 वाले साल में कितने महीने चला ये एसेट? 6 महीने। 16 वाले साल में पूरा साल चला और 17 वाले साल में 9 महीने। तो टोटल लाइफ इसकी कितनी बन गई? 2.25 ईयर्स। 25,000 का 20% 1 साल की डेप्शन निकल चुकी हुई है। निकाल लेते, पहले वो निकाल के भी लिख सकते थे, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करें, एक स्टेप में वो लिखें फिर। ठीक है, तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू 2.25 ईयर्स। आंसर क्या आ गया? 11। ये क्या चीज आ गई हमारे पास? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको हमने यहां पर लिख दिया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। इसको अगर डेबिट किया है तो दूसरा इम्पैक्ट कहां फेंक दो? ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख लो एक्यूमुलेशन और यहाँ पे डिस्पोजल। ठीक है जी, लेकिन इसको वर्किंग 1 के साथ रेफर कर देंगे। 30, 9, 17। जमाइयाँ मत लो इतने जोर जोर से। ये जी हमारा स्टेप 2 आ। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज्ड बैठा हो तो बताएं। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अभी मैं, क्वेश्चन मैं पूरा सवाल करने के बाद पूछ लूंगा किसी को क्वेश्चन है तो। कोई कंफ्यूजन का शिकार है, वैसे समझ ही नहीं आ रही, कोई है ऐसा? शर्म नहीं करनी, बता दो। समझ आ रही है सबको? तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। छोड़ो इसको, ये दूसरा इंपैक्ट फेंक रहे हैं। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेशन अकाउंट विद एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। निकालने का शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड, अब एसेट बिका है, एसेट बिका है तो कैश आया है। एसेट बिका है, मुझे को ताव देंगे, बोलो एसेट बिका है, शर्म तो आ रही होगी। कैश कहता नहीं आ रही शर्म, मैं बेशर्म हूँ। अच्छा, आपको क्या पता मैं किससे बात कर रहा हूँ? ठीक है ना, आप लोगों ने नहीं इस खोज के अंदर लगना कि किससे बात कर रहा हूँ, मेरा और मेरे स्टूडेंट का मामला है। ठीक है ना? हाँ, तो बहरहाल जिसको मैंने पैगाम देना था उसको दे दिया। एक आध बच्चे को, साथ वाले को पता भी लग जाता है यदि गल हो रही। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप लोग इस तजस्सुस में ना पड़ा करें। अच्छा, वापस आए जी। एसिड बिका है तो कैश, कैश का आना रिकॉर्ड करना है। कितना कैश आया? 3,000। ठीक है, अच्छा, अब कैश का आना रिकॉर्ड करना है। बिजनेस में कैश आता है तो कैश, हाँ, बारिश चले छोड़े, कैश का आना तो कैश डेबिट। कैश का लेजर हम बना नहीं रहे तो दिमाग में कैश को कर दो डेबिट। अब कैश तीसरे स्टेप में डेबिट हो गया है, तो हमने अब क्या करना है? दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट को डाल देना है। क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट को, यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट और हाँ कैश, और ये आ गया। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप देखो, स्टेप 3 जो है वो यहाँ पे किसी लेजर में नजर नहीं आ रहा, वो दूसरा इंपैक्ट उसका नजर आ गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो स्टेप 1, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगला सवाल ना 2 मिनट में करना है, आप ये ज़हन में रख लो, ये इतना टाइम मैं स्पेशली लगा रहा हूँ जी। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। स्टेप 2, we will debit the accumulation account with accumulation of disposal from date of purchase till date of. Step 3, we will record एसेट गया है तो कैश, तो कैश का आना डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और इन तीनों स्टेप्स का दूसरा इंपैक्ट हमने डिस्पोजल में फेंक दिया। एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डिस्पोजल को डेबिट, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट हुआ डिस्पोजल को क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ डिस्पोजल को क्रेडिट कर दिया। स्टेप 4 लिख लें, स्टेप 4 लिख लें, जो लिख रहे हैं उनको कह रहा हूं। स्टेप 4 लिखें, बैलेंसिंग फिगर विल बी
gain or loss on disposal. Balancing figure will be gain or loss on disposal which will be taken to, आपने मुझे फॉलो किया? नहीं करना प्लीज. Balancing figure will be gain or loss on disposal which will be taken to profit and loss account. सही है? ओके, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर इस लेजर में किस तरफ आ रही? क्रेडिट साइड कितनी? 1075. अब ये गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. मैंने तो कहा ये जो भी फिगर है बैलेंसिंग, ये लेके कहाँ जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि गेन है या लॉस है. कल इसकी बात भी नहीं हुई थी ना, ठीक है? जरा ऐसे ही जुबानी मैंगो मैन आम आदमी की तरह सोचते हैं, ठीक है? फिर बाद में भी प्रूव भी कर लेंगे. 25,000 एसेट की कॉस्ट थी, 11,250 इसकी वैल्यू में हमने यूज कर करके कमी कर ली. जरा इसकी WDV बताओ कितनी बनती है? 25,000 माइनस 11,250 कितना बनता है? कैलकुलेटर निकाल लें. सब जब कैलकुलेट करेंगे मैं तब जवाब दूंगा. 13,750 वाली हमारी चीज थी, उसके अगेंस्ट हमें मिले कितने? 3,000. तो नुकसान हुआ या फायदा? 13,000 वाली चीज अगर 3,000 में बिकेगी तो 10,000 का नुकसान ही है ना. अच्छा, अब ये है तो नुकसान, लेकिन इतना टाइम थोड़ा ही होगा कि हम ऐसे बैठ के पहले कैलकुलेशन करें, ठीक है? तो आसान हल क्या है? वैसे पता लगने याद भी हो चुका होगा इंट्रो में जिन्होंने डिस्पोजल किया, ठीक है? आसान हल क्या है? देखो, एंट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है? ये है एसेट अकाउंट, ठीक है? ये इसकी डेबिट साइड है, ठीक है? अब एसेट अकाउंट 50,000 से नहीं, ये तो ब्रॉड डाउन है, सॉरी, डबल एंट्री की बात कर. एसेट अकाउंट 30,000 से डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ? एंट्री पढ़ने का तरीका. डिस्पोजल एसेट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट. कितने से? इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ? डिस्पोजल. ये एंट्री पढ़ने का तरीका है. जैसे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 11,200, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,750 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ? अब बचपन याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें डेबिट होती थी वो तो एक्सपेंसेस होते थे, लॉसेस होते थे, और जो चीजें क्रेडिट होती थी वो इनकम्स होती थी, गेन्स होते थे, ठीक है ना भाई? सारी इनकम्स की नेचर क्या है? क्रेडिट, ठीक है? वो जो मिसाल के तौर पे कोई इनकम पड़ी है किसी अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग एंट्रीज भी शायद आपको याद हो इंट्रो में, अगर आपने आखिर तक चीजें पढ़ी होंगी, या भागने वालों में से थे तो नहीं पढ़ी होंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो क्लोजिंग एंट्रीज में भी क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स का जो लेजर है उसमें आपकी 1 मिलियन की सेल पड़ी है, उसको सेल के लेजर से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकने की एंट्री होती है. सेल के अकाउंट में वो क्रेडिट पड़ा होता है ना, वो डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. मतलब चलो यार मुश्किल बात कर दी, आसान बात क्या है भाई? सारी इनकम्स और गेन्स क्रेडिट नेचर के होते थे ना. तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नेचर की चीजें क्या होती हैं? इनकम्स. और जो एक्सपेंसेस होते थे वो सारे क्या हुआ करते थे? डेबिट. लॉसेस क्या होते थे? डेबिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट नेचर की चीजें होंगी वो क्या होंगी? लॉसेस, एक्सपेंसेस. प्रॉफिट एंड लॉस को जो डेबिट करेंगे वो क्या होंगे? लॉसेस, एक्सपेंसेस. अब हम इस एंट्री में देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है या क्रेडिट. तो एंट्री पढ़ने का तरीका बता दिया आपको. अब इस 10,750 की एंट्री को पढ़ते हैं. डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट. इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है लॉसेस से, एक्सपेंसेस से. तो इसलिए तो हमने वो जबानी बात डिसाइड कर ली थी कि ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल है, ठीक है जी? तो सही है. और अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ जाती तो क्या बनता? नहीं, पूरी बात करें. डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा होता? डेबिट. उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा था? तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट किससे होता है? इनकम से,
ठीक है, गेंद से। ओके चलो, बहरहाल ये बातें तो ऐसे ही लंबी होती चली गई जी। चारों स्टेप्स हो गए, डिस्पोजल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एसेट अकाउंट की तरफ आते हैं। तो एसेट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मजीद और कुछ नहीं करना हमने। तो क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर 55,000, ठीक है जी। ये देखो, इसका बैलेंस फिगर निकल के भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये थोड़ी देर के लिए आया था, अब बस इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। ये इस फिगर को निकाल के देने के लिए ये अकाउंट आया था, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं थी। इसमें हमने सिर्फ सेकंड इम्पैक्ट फेंके, उसने गेन लॉस निकाल के हमें दिया, और अब ये जा वो जा, ठीक है। और ये रह गया, इसका भी क्लोजिंग बता दो बस। क्या हुआ? क्या नहीं, क्या नहीं नहीं। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कैलकुलेट ही नहीं किया अभी तक। ओहो, ठीक है। तो सवाल करने की तरतीब ये है, ठीक है। पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकालते, निकाल वो भी सकते थे, लेकिन अगले मुश्किल सवालों में जाके आप देखेंगे, अगर हम डिस्पोजल की स्टेप्स और ये वर्किंग्स पहले कर लेना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने में भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है उन फिगर्स से, ठीक है ना। इसलिए हम नॉर्मली ये काम पहले कर लिया करते हैं, वरना उसूली तौर पे तो अभी थोड़ी सी बात करेंगे ना, ये इस साल के 9 महीनों की डेप्रिसिएशन तो अभी इस अकाउंट में फेंकी ही नहीं थी, और निकाल सारी की सारी डेप्रिसिएशन ली। तो वो इंशाल्लाह बात अभी कर लेते हैं। तो सवाल ही पूरा करना है ना, तो स्टेप्स पहले ये स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं, डिस्पोजल की काउंटिंग कर लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। उससे हमें इन फिगर्स से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है अगले सवालों में, खास तौर पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के सवालों में, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ये अकाउंटिंग इसकी ये स्टेप कर लेते हैं, वरना तो डेप्रिसिएशन असूली तौर पे एक्सपेंस पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, जो कन्फ्यूजन से वो भी इंशाल्लाह अभी डिस्कस करके दूर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का कल तरीका सिखाया था, ठीक है। 3 स्टेप्स में करते हैं हम, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशंस, ऑन डिस्पोजल्स। और अगर वो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट हो तो फिर ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट भी एक स्टेप आ जाया करता है। देख लेंगे, कुछ सवाल कर लेंगे छोटा मोटा, ठीक है, सही है। ओके, अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में चाहे 120वां साल हो उस एसेट का, चाहे 20वां साल हो एसेट का, अगर सब्सिक्वेंट ईयर जौन सा मर्जी हो जाए, सब्सिक्वेंट ईयर जौन सा मर्जी हो जाए, हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एसेट की कॉस्ट पर ही रेट ने लगना है। ऐसे ही है ना, यही तो हमने कल प्रूव किया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है, हर साल रेट ने सेम रहना है या फॉर्मूला ने सेम रहना है। और उसमें हमने देखा था हर साल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, या कॉस्ट इनटू रेट, कॉस्ट इनटू रेट। तो जौन सा मर्जी साल हो जाए, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे, ठीक है। तो इसलिए वो मुश्किल वाला स्टेप, मुश्किल वाला जो मेथड है वो तो अब देखेंगे कब आता है, आज तो बस करेंगे क्योंकि दूसरी क्लास में यहाँ तक तो पहुँचाना है जहाँ तक आपको पहुँचाया हुआ है, ठीक है ना। बहरहाल मेरे ख्याल में तो अगला सवाल भी स्ट्रेट लाइन का ही होगा, देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जौन सा मर्जी साल हो, रेट ने किस पे लगना होता है? ये तो पता है ना आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर इसका बनाना चाहें तो हमें ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर रेट लगाना होगा, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर। लेकिन अगर सवाल के अंदर डिस्पोजल हो तो फिर इसको एक्सक्लूड कर देना है, ओपनिंग में से डिस्पोजल्स को एक्सक्लूड कर देना है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को निकाल कर जो बाकी कॉस्ट बचे उस पर रेट लगाना है आप। उसकी वजह क्या है? देखो, ये 25,000 इस 50 में पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा है, ठीक है। 50 ओपनिंग कॉस्ट है, ये मानते हो, ठीक है। अब ये 50 का 50 अगर मैं यहां लिख कर इसके ऊपर रेट लगा देता हूं तो इस 25 पे भी रेट लग जाएगा। और यहां ओपनिंग एसेट्स वाले जो यहां पर जो एसेट्स की डेफिनेशन कैलकुलेट होती है, यहां का उसूल ये है, यहां पे कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। जब यहां फ्रैक्शन अप्लाई करने की इजाजत ही नहीं है तो फिर यहां पर अगर मैंने उस 25 को भी रख दिया तो उस पर तो पूरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, जबकि पूरा साल तो वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ऑन ओपनिंग यहां पर कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई, बस ये याद रख लो,
फ्रैक्शन इज नेवर अप्लाइड हेयर। ठीक है जी। दूसरा मतलब इसका क्या होता है? इसका दूसरा मतलब ये है कि ओपनिंग एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होते हैं जो साल के पहले दिन से हमारे पास मौजूद थे और साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। ये दोनों बातों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग एसेट्स के साथ आप लिख लें उर्दू में अपने पास जो वर्किंग आप कर रहे होंगे उस पर लिख लें। यहाँ पर सिर्फ उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेनी है जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास, भाई ओपनिंग तो होते ही वही है जो पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, और एडिशन तो अलग ही पड़े होते हैं ना। ठीक है, ओपनिंग वो जो पहले से हमारे पास चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जहन के अंदर रख लो, जो ओपनिंग एसेट्स होते हैं ये डेप्रिसिएशन निकालते हुए ओपनिंग एसेट्स पे कभी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होता। या और तरह से बात करना चाहो तो यूं कह लो कि यहाँ पर हमेशा उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। ठीक है, तो जब साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक वाले एसेट्स लेने हैं तो 50,000 सारे के सारे तो ऐसे हैं ही नहीं जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। इसमें से 25,000 की कॉस्ट तो ऐसी है जो साल के पहले दिन तो हमारे पास मौजूद थे लेकिन 30 सितंबर को डिस्पोज हो गए, तो साल के आखिरी दिन तो पड़े ही नहीं है। तो फिर बकाया के ऊपर आपने 20% रेट लगा दिया। क्या आंसर आता है? 5,000। ठीक है जी, ओपनिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 5,000। लेकिन अब ये जो 25,000 अलग किया है, इस 25,000 को छोड़ थोड़ा ही देना है, इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, अलग ले आए हम, यहाँ पे अलग ले आए थे। ठीक है ना, ये इसको यहाँ से इसलिए निकाला है कि यहाँ पड़ा रहता तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाता, लेकिन 9 महीने तो इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन तो इस पर लगनी चाहिए। तो 25,000 इंटू 20%, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का फॉर्मूला है, तो ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हम नहीं कर सकते। ये तो 30 सितंबर को बिक गया है, तो फिर 9/12 कर देंगे जी। ठीक है, पूरी 5,000 डेप्रिसिएशन आ जाती है अगर यहाँ पे पड़ा रहता ये तो। ठीक है, लेकिन 5,000 डेप्रिसिएशन इस पे हमने चार्ज नहीं करनी थी, तो वहाँ से निकाल दिया, अलग ले आए, जितने महीने इस्तेमाल हो उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। ठीक है, कुछ रह गया? एडिशन पे डेप्रिसिएशन रह गई। एडिशन आया जी 30,000 था, 20%, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये यकम सितंबर को आया है, तो ये एसेट कितने महीने इस्तेमाल हुआ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इंटू 4/12 जी 2000। ठीक हो गया? टोटल बताओ। 10,750। ये क्या चीज आ गई? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बोल दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट बनाना चाहो तो बना लो, नो इशू। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग टू 31 दिसंबर 17 पर हमने ये एंट्री पास की। और अब क्लोजिंग मुझे बता दो। 19,500। ठीक है, अब इधर देखो, ये एसेट की डेप्रिसिएशन जो थी डिस्पोजल की, ये यकम जुलाई 15 से 30 सितंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन थी। तो उस वक्त आपके जहनों में ये बात शायद आ रही हो, ठीक है, कि यार ये तो ओपनिंग तक की डेप्रिसिएशन, यकम 17 तक की डेप्रिसिएशन यहाँ पड़ी थी क्रेडिट में, डेबिट हमने 30 सितंबर तक की कर दी। तो पूरी कहानी अब आपके सामने है। यकम जनवरी 17 तक की डेप्रिसिएशन इस 20,000 में पड़ी थी और मजीद 30 सितंबर तक की ये 3750 की डेप्रिसिएशन इस 10,750 में आ गई। अब इस एसेट की पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हो चुकी है। यकम जनवरी 15 से यकम जुलाई 15 से 30 सितंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन इस एसेट की यहाँ पर क्रेडिट हो चुकी है। बोलो, हो चुकी है। अब इस सारी की सारी को उठाकर यहाँ पे डेबिट करके निकाल दिया गया। ठीक है, तो उसूली तौर पे तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना चाहिए था, यहाँ से इसको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन बस उसूल कॉन्सेप्ट की हद तक समझ आ गया ना। अब वो तरीका रखना है जो पर्चे में आसानी के साथ
आप कर सकें सवाल, और वो तरीका यही कि पहले आप एक्यूमुलेशन की वर्किंग कर लिया करेंगे, फिर उसके बाद में डेफिशन एक्सपेंस निकाला करेंगे, क्योंकि मुश्किल सवालों के अंदर और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपको ये वर्किंग हेल्प कर देती है, टाइम सेव कर लेती है आपका, बहुत सारी फिगर्स आपको यहीं से मिल जाया करती हैं डेफिशन की। ठीक है, सही है, क्लियर है? अच्छा, और कोई सवाल? तुम एक सवाल कर रहे थे भाई साहब, पूछ रहे हैं अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो क्या होता? तो बहुत कुछ होता। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना होता है, जहां जहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वहां वहां कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना लाजमी था। जैसे 25,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू 20%, 50,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, आप कह रहे हो जी ये 25 माइनस हो गया, बाकी 25 रहेगा। ठीक है, 25 ये यहां पे रहेगा 25, वो 25,000 माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू करके रेट लगाना, 30,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके रेट लगाना था, ये 25,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके रेट लगाना था। जहां भी डेप्शन कैलकुलेट करनी है, अगर रेजिडुअल वैल्यू है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना होता है। ओपनिंग में पहले रेजिडुअल वैल्यू तो यार वो तो सवाल में होती तो बताता ना। मिसाल के तौर पे वो कहता है सवाल के अंदर कि जी 10% रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, अब एक तो ये है, आप इस 50,000 में से 10% 5,000 वो माइनस करें, फिर 25,000 का 10% माइनस करें 250, फिर उसको अलहदा ले जाएं, तो उससे आसान नहीं है। 50,000 में से 25,000 निकल गया ना, ये तो इधर आ गया, अब बाकी बच गया 25, उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें जितनी भी बनती है। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। इतना सा बस याद रख लो कि जहां जहां डेप्शन कैलकुलेट करोगे वहां वहां रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है कॉस्ट में से। ठीक है, यहां पे एक चेहरा नजर आ रहा था जिसको समझ नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा किधर गया वो? यार मास्क उतारो जरा दोबारा एक बार सारे, पहले वो मास्क उतरा हुआ था मुझे लग रहा। नहीं आप चालो मास्क। हाँ समझ आ रही है आपको? नहीं यार को और तानू बड़े हाथ से आ रहे हैं कि लतीफ़ा सुना रहा हूँ। हाँ कहता है नहीं, आपको भी समझ नहीं आ रही? नहीं समझ आई? नहीं आई समझ? सबको आगे समझ? चलो अभी यहाँ तक को मसला। चलो अब इस तरह का सवाल करने के लिए आपको 2 मिनट भी ज़्यादा लगेंगे, आई नो, मुझे पूरा एतमाद है आप लोगों को। क्यों क्या ले आए जी इधर? ये क्वेश्चन किसी ने फोटो शोटो बनाना है तो बना लिया होगा अब तक वैसे। एक ही बात 2-3 लेक्चर्स की फोटोकॉपी दे दूंगा यार, अभी फिर भूल गया हूँ। ज़रा 2-3 दिन तो वैसे सेट होने में भी लग जाते हैं, रनिंग में आने। ओके जी, ये देखें जी आपके लिए कितना प्यारा सा दूसरा सवाल। अब तो सबको ही नजर आ रहा होगा सवाल में मुझे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13, देख लो एक बार। एसेट अकाउंट का ओपनिंग गिवन है, एक्विजिशन का ओपनिंग गिवन है, एडिशन 1 गिवन है, डिस्पोजल्स 2 गिवन है। हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जितने डिस्पोजल्स गिवन हो याद रखना उतने डिस्पोजल अकाउंट्स बना लिया करना। ठीक है, कंबाइन बुक के अंदर आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे भी मिल सकते हैं, बना लेते हैं लोग। शायद आईके की किताब के अंदर आपको सोल्यूशन में मिल जाए, राइस की किताब के अंदर मिल जाए, गलत वो भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा, मेरी ये टिप है, डिस्पोजल जितने हों उतने डिस्पोजल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चूंकि 2 डिस्पोजल्स हैं, चुनाचे आपको 6 मिनट देता हूं मैं ये सवाल करने के लिए। चलो शुरू हो जाओ। अब सब बच्चे सवाल कर लें और सही कर लें, ठीक है ना? अब मैं चेक करने भी आऊंगा सवाल।
जिनके पास रजिस्टर वगैरह नहीं है साथ वालों से ले लें सफ़े सुफ़े, बॉल पॉइंट नहीं है वो भी ले लें, कैलकुलेटर अपना अपना लेके आया करें, सारी अपने सामान की हिफाजत खुद करें। कोई एक बच्चा जल्दी से सवाल कर ले ताकि मैं उसका सवाल चेक कर लूं और फिर मैं उसका आंसर शेयर कर लूं आपको। ये सवाल मैं नहीं करवा रहा, बस मैंने अब फिर इस क्वेश्चन में आपको डिस्पोजल की एंट्री सिखानी है और फिर आप बाकी सवालों में वो खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। पूरी क्लास में कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कहे ये ले सर मेरा रजिस्टर, चेक किए बगैर ही आप जवाब बता दें। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप सही जवाब बच्चों को बताएंगे, मेरा सवाल का जवाब सही है कोई ऐसा? गुड। भाई किसी को मैसेज कर देते हैं, बुला देते हैं ऑफिस वर्क। छा गए हो? तो चेक करने आया ना तो किसी तो सर पैर ना हुआ सवाल का, फिर सब कुछ लिखा तो है ना, वो लिखा हुआ पढ़ भी लूंगा ना मैं। वेरी गुड, जबरदस्त। कहाँ खोए हुए हो, सवाल करो। इतना सोचने वाला तो ये सवाल है नहीं। एक बच्चे ने एक सवाल कर लिया हुआ है 1.5 मिनट पहले से, कुछ शर्म भी आनी चाहिए आप लोगों को, अभी तक तो कर भी ले।
सारी क्लासें पढ़ी होती ना तो जल्दी सवाल हो जाता। क्यों नहीं लाया कैलकुलेटर? भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको बात समझ ना आ रही हो कोई तो प्लीज पूछ लें, बाद में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। माशाल्लाह एक कैलकुलेटर है 3 स्टूडेंट्स के पास ऑन एवरेज क्लास में। कल से लेके आए सब अपने अपने कैलकुलेटर्स। भाईचारे की मिसाल कायम करने की बजाय अपने कैलकुलेटर्स लेके आइएगा। दिखाओ यार इधर सवाल सबके ज़रा चेक कर ले। बैठो बैठो। बहुत बेटा कोई स्पीड नहीं है, बहुत स्लो सवाल चल रहा है, ऐसे तो नहीं होगा सवाल। अच्छा मैं जिनको कह रहा हूँ बेटा उन्होंने सुन लिया है। सारे एक तो महसूस कर लेते हैं अपने ऊपर बात। अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़ी पहले? कितने लिए थे लेक्चर्स? तो दूसरे सेक्शन में क्यों नहीं आप मूव करती क्लास को? सोच लो। वैसे ठीक है हो जाएगा मुझे। डेबिट क्रेडिट तो आता ही है ना। काम तो हो रहा है, पता नहीं सवाल का जवाब भी किसी एक का सही होगा ही। कोई बच्चा डेड कॉन्फिडेंट हो गया मेरा सवाल का जवाब सही है। डेड कॉन्फिडेंट। 2 3 4। क्या एसेट अकाउंट का क्लोजिंग क्या है? एक्यूमुलेटेड अकाउंट का क्लोजिंग क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग 24758 24758 1 24758 2 24758 3 24758 4। बस लॉक कर दें। 24658 वाले कौन है? सही है 758 ही है। सही लग रहा है मुझे तो सवाल। बस अगर ये सही है तो वो भी सही होंगे। डिस्पोजल 1 1875। कौन है 1875? ये सही नहीं लग रहे मुझे। डिस्पोजल 1 3875 नहीं है, 1875 ही ठीक लग रहा है मुझे। ये एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया। 5000 किधर है? लगी बंदी, ये उलट कर दिया आपने। दूसरे डिस्पोजल का कितना क्या है? 850। ओ यार इतना शॉर्टकट। ठीक है जबरदस्त है। डिस्पोजल 2 दो बना दो। हाँ 2 ही बनाओ।
मुकम्मल नहीं हुआ बेटा अभी तक सवाल, 10 मिनट से भी ऊपर हो गए। बंदा बन गया यार अली, चाहिए नहीं सर, बड़ा सर। क्योंकि सर मैंने रज़ाई नहीं मांगी आपसे, सर्दियाँ आ रही हैं। कहता है वेस्ट कोट अच्छी है, मैंने कहा चाहिए, कहता है नहीं सर। तो मैंने कहा, कहता है बड़ी बहुत है, मैंने कहा हाँ तुम रज़ाई के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते। इसकी तो रज़ाई का काम हो जाएगा सर्दियों में। कहाँ से आए हो तुम पढ़ने? कितना टाइम लगता है वहाँ तक जाते हुए पता है? ज़ाहिर है सर मैं रोज़ आता हूँ, 6 घंटे लगते हैं मुझे। रोज़ तो नहीं, हर महीने में एक बार आता हूँ। पढ़ने ही आए हो ना? की बात है, नज़र रहेगी मेरी तुम पे। सवाल ही पूरा नहीं हुआ, रजिस्टर भी नहीं है आज। तो आज पहला दिन था इसलिए, दूसरा दिन आज क्लास में। हम लोगों को तो दूसरा दिन है। मुकम्मल कर लो बेटा जल्दी, सवाल नहीं है ना, ये क्लोजिंग अभी तक निकले ही नहीं है। हद हो गई है, 10-12 मिनट हो गए हैं, तुम सुस्त बच्चे। बेहतरीन साल गया प्यारे तुमने, सही है सारा। अच्छा जी, अब मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सुन लें अब एक बार। यार रजिस्टर हल्का बहुत है, लिख लिख के। यार वो एंड वाला कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, सवाल ही नहीं देखने आए। तो मैं नासिर का सवाल देखने आ गया। नासिर ने सवाल ही नहीं किया हुआ, पकड़ा गया हैं। तुमने मोबाइल के ऊपर कैलकुलेशंस की हैं, तुम कहाँ से पढ़ने आए हो? 28 दिन गुजार के हैं लगी मरवत में, पढ़ने आए हो तो पढ़ो। गंद डाला हुआ है तुमने, वैसे करते हैं जैसे अली ने किया हुआ सवाल। अच्छा जी चलें बस करें। बच्चों इधर देखें, पहले तो आंसर लिख लूं मैं, उसके बाद फिर एक दो जो कंफ्यूजन बच्चों को नजर आ रहे थे। एसेट अकाउंट का कैरी डाउन लिख रहा हूं मैं, 73,000 है, ठीक है जी। वादा तो नहीं करता, कोशिश कर लूंगा कि टीए से कह के इसका सोल्यूशन बनवा दो। वैसे सही है, बच्चों ने बिल्कुल सही किया हो। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का 24। अच्छा, अब गलती अगर लग सकती है तो वो लग सकती है जो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की निकालते हैं उसमें, उसके अलावा गलती हो नहीं सकती। अगर डिस्पोजल 1 की बात करें, ठहर जाओ ना यार, आपका ये अभी आपने 13 का बता दिया है ना, बस ठीक है। 14 में तो क्या सिर्फ ओपनिंग ही होगा, ठीक है। तो आप फिलहाल इसको 14 को रहने, सिर्फ 13 का ये अकाउंट बनाना था, ठीक है। अच्छा सुने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने डिस्पोजल 1 की निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000। रेट ऑफ डेप्शन सवाल में 1 साल की डेप्शन आ गई, इसके साथ हमने लाइफ पास्ट को मल्टीप्लाई करना था। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल, ठीक है। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अप्रैल 9, नो पंजाबी वाली नो, अच्छा। और डेट ऑफ सेल 30 जून 13। फिर मैंने कहा था सवाल रोक दें, फिर मैंने कहा था सबसे पहले ये रेंट देख लेना है सवाल में, ठीक है। ये रेंट क्या है? 31 दिसंबर, ठीक है। अब 31 दिसंबर ये रेंट को ज़हन में रख के डेट ऑफ परचेज पे आए। अगर एक एसेट 1 अप्रैल 09 को आए तो 31 दिसंबर 2009 तक ये कितने महीने चल गया? 9/12
12, 31 दिसंबर 10 तक, 31 दिसंबर 11 तक, 31 दिसंबर 12 तक, 31 दिसंबर 13 तक, 1 2 3 4 और 4, 4.25 ईयर। किसी का ये गलत हो बैठ जाए, ठीक है बिठा दो जी, ठीक सही है, यही था आंसर। किसी को मसला इसमें? 4.25 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 21। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं था? गलती क्या की? वो तो जाहिर सी बात है, कहाँ पे गलती की? एंड पे, यहाँ पे की। अच्छा, दूसरे डिस्पोजल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 2000 इंटू 10% इंटू, अब लाइफ निकालनी थी तो डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 10, डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर 13। ईयर एंड हमारे जहन के अंदर है 31, इधर देख लो ना यार, ईयर एंड हमारे जहन में ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई 10 वाला एसेट, 1 जुलाई 10 को जो एसेट आया, इसका पहला ईयर एंड कब होना है? 31 दिसंबर 10 पे 6/12, 31 दिसंबर 11 तक पूरा साल, 12 तक पूरा साल, 31 दिसंबर 13 तक, तो ये कितने साल बन के? 3 यहाँ पर 3.25 ईयर्स लिखा, आंसर आ गया 6। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं था? ओके, सबका यही था। चले, बहरहाल ये क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने लिख दिए हैं, इसको आप बेशक ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। बस इतना ही काफ़ी है, कोई होमवर्क नहीं है। ये जो क्वेश्चंस किए हैं आपने, यही होमवर्क में है। आप सुन लें ज़रा, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सीख लें और फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा जी, इधर देखें, अब 10 तक लीगल टाइम है ना, तो नहीं अब उनको इतना पढ़ा दूंगा ही नहीं आज। चलो, अच्छा जी, डिस्पोजल का अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं? गेन या लॉस निकालने के लिए। जब गेन लॉस निकल जाता है तो बस इसका काम खत्म हो जाता है, इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं जो अगले साल ओपनिंग बने, ठीक है ना। ये बस आया और इसी दिन, इसने ये सारी डेट्स इसी दिन की पड़ रही हैं, ये गेन लॉस भी इसी दिन निकाल कर हम साइड पे रख लेते हैं, और जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उस दिन ये गेन या लॉस उसमें लिख देंगे। तब तक ये दराज में हम रख लेंगे गेन या लॉस, ठीक है ना। तो जिस दिन डिस्पोजल किया उस दिन ये डिस्पोजल का अकाउंट आया, उसने ये गेन या लॉस निकाल कर हमें दे दिया और खुद खत्म। तो एक गेन लॉस निकालने का तरीका है डिस्पोजल अकाउंट का बना लेना, और दूसरा तरीका है जर्नल एंट्री पास कर लेना, ठीक है। तो जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल बहुत आसान है। जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं करना, वो जो मैंने 4 स्टेप्स लिखवाए थे बेसिकली वो हमारी जर्नल एंट्री ही थी, ठीक है ना। तो ये तो एडिशनल काम हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल में डालते हैं। जर्नल एंट्री तो उल्टा आसान काम है, ठीक है। उसमें क्या है, वो जो मैंने आपको 4 स्टेप्स लिखवाए हैं वो दरअसल जर्नल एंट्री थी हमारी, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। क्या है जी जर्नल एंट्री? तो ये देखें, स्टेप 1 उसी तरह से स्टेप्स में लिख लेते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डेबिट, और क्रेडिट जो है अगर हम लिख लें यहाँ पे, तो जर्नल एंट्री में मैंने कहा स्टेप्स ही हमारी जर्नल, दरअसल मैंने जर्नल एंट्री को स्टेप्स में लिखवाया था आपको, ठीक है ना। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है? 25,000। एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया।
ठीक है, नजर आ रहा है बेटा। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, ये डेबिट हुआ पड़ा है ना, दूसरा इंपैक्ट नहीं सोचना। हाँ, बस ये जो स्टेप, ये जनरल एंट्री ही थी। तो स्टेप 2, एक्यूमुलेशन अकाउंट को क्या कर लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, वो वर्किंग वन में जो फिगर निकाली थी डेबिट कर दो 11,200। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, डिस्पोजल एसेट के डिस्पोजल पर कैश, एसेट बिके तो कैश आता है या जाता है, तो कैश का आना डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। ये कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 3,000 से, ठीक हो गया जी। अगली बात, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, कितनी, 10,750 गुंजाइश बना 10। अब देखो 10,750 बैलेंसिंग फिगर है, इसने जाना है प्रॉफिट एंड, अब ये किस तरफ आ रही है, इसलिए ये लॉस है। ये तो ज़्यादा आसान काम हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ ये बैलेंसिंग फिगर, और चूंकि ये डेबिट साइड पे बैलेंस आया है तो डेबिट बैलेंस क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो दोनों काम नहीं कर लेने, सवाल जो कहे, ठीक है, वो करना है। सवाल कहे कैलकुलेट गेन और लॉस यूजिंग लेजर, तो फिर एंट्री करने से नंबर नहीं मिलेंगे। और सवाल ये कहे पास जनरल एंट्री एंड कैलकुलेट पास जनरल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, तो फिर ये अकाउंट बनाने से नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये ज़्यादा आसान काम है, ठीक है। वही 4 स्टेप्स हमारे जो हैं, दूसरा अकाउंट खोलें, उसके अंदर सेकंड इम्पैक्ट डालने से भी बेहतर आसान काम क्या है, जनरल एंट्री। वही 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट। स्टेप 2, वी विल डेबिट accumulated depreciation account with accumulation of whole life of asset disposal, ठीक है। स्टेप 3, we will record cash. स्टेप 4, balancing figure will be gain or loss which will be taken to profit and डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आए तो लॉस, क्रेडिट साइड पे आए तो गेन, ठीक है। तो कल वाला सवाल और आज वाला सवाल तो चलो मैंने कर दी जनरल एंट्री, और जो आपने ये सवाल किया है, इस सवाल के दोनों डिस्पोजल्स की भी जनरल एंट्रीज आपने जो है वो कर लेनी है, और इसी काम को आपने रिवाइज कर लेना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, ठीक है। सही है, समझ आई है सब, ओके ठीक है जी। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात, भाई 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 बैठ जाओ, अभी कैमरा चल रहा होता है पीछे, ठीक है ना, उनके आगे आ जाओ, ठीक है जी। कल मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।